हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CHSL एग्ज़ाम 2023 टियर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 17 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये बेहतरीन सीरीज जो हम लोगों ने पिछले 38 दिनों से चलाया है, तो ये हमारा सेट नंबर 39 होगा और इसके बाद एक और सेट होगा जो कि आखिरी शिफ्ट होगा और हमारा सीरीज ये खत्म हो जाएगा। तो इसके पहले हमने इंग्लिश करा रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तब जाके देख सकते हैं। बहुत जल्द पेपर आपका शुरू हो जाएगा, तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और हमने जितना कोशिश हो पाया मेरी तरफ से अपना बेस्ट दिया ताकि आपके लिए थोड़ा सा हेल्प हो पाए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, ख़त्म करते हैं इस सीरीज को भी और चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। पहला सवाल क्या बोलता है कि साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू 1/√3 है, तो आपको इतने की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने इसका फॉर्मूला याद रखा होगा तो आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है भैया। तो आपको मालूम है कि इसका वैल्यू कितना है, 1/√3। तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 1 - 2 और इंटू कर देंगे 1/3। तो एक में से 2/3 अगर कम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/3, और यही सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो पहला सवाल जो है बेहद ही आसान हम लोगों ने शुरुआत करी है। आते हैं नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। ये सवाल देखिए, बोलता है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ पे अगर आपने देख रहा होगा ध्यान से, तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बीच में प्लस, फिर देखो ए बी है और फिर बी स्क्वायर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या है, बी स्क्वायर। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी को अगर इसको हम तोड़ना चाहें फॉर्मूले में तो कितना हो जाएगा, तो आपको मालूम है ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, ए बी। ये पूरा वैल्यू इस पूरे से कट जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/a-b, यानी ए की वैल्यू 143 माइनस 139, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1/4, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दूसरा सवाल भी हमारा क्या हुआ, आसानी हुआ। नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, नंबर 3 क्या बोलते हैं, एक आदमी जो एक बैंक से 10% की वार्षिक एसआई ब्याज पर, ठीक है, 4,000 रुपया ऋण लेता है और 3 वर्ष में चुका देता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले और दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि जो है वो क्रमशः कितने हैं, 1,500 रुपये और 2,500 रुपये, तो ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी धनराशि उसको चुकाना पड़ेगा। अगर सिंपल तरीके से बात करूँ तो इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बट मैं फास्ट कैसे करूँगा, जैसे मान लिया 10% इंटरेस्ट है, तो 4,000 रुपया का एक साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो आप बोलेंगे 400 रुपया। यानी अगर पहले साल की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 4,000 रुपये का कितना हो जाएगा, 4,400, इतना हो जाएगा। लेकिन पहले साल आपने क्या किया कि ऋण चुकाने के लिए 1,500 पेड कर दिया, यानी कि अब जो बचा हुआ पैसा कितना बच गया आपके पास, तो आप बोलेंगे 2,900 रुपया, इतना बचा हुआ है। अब इस पे क्या लगेगा, 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगले साल अगर देखोगे तो 2,900 रुपया प्लस 290 रुपया कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3,190 रुपया हो गया। और इसमें आपने क्या करते हैं, 2,500 रुपया आपको पेड कर देते हैं। अगले बार में क्या करते हैं, 2,500 रुपया आपने पेड कर दिया, तो ये कितना बच जाएगा बताइए जरा। ये बच जाएगा 690 रुपया, ये बच जाएगा आपका 690 रुपया। तो ऋण चुकाने के लिए तीसरे साल में कितना पे करना पड़ेगा। अब यहाँ जो है 650 तो आने से रहा, ठीक है, 3 वर्ष में ऋण चुका देता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले और दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि जो है वो कितनी है, तो 1,500 और फिर 2,500 रुपये। तो ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी धनराशि चुकाना पड़ेगा आपको बताना है। ठीक है, ओके। तो 10% अगर ऐसा ही हुआ तो ये भी ठीक है ना। तो पहले साल 1,500 रुपया दिया, फिर अपने 2,500 रुपया दे दिया, तो 1,500 कम किया तो बच गया 2,900 रुपया। 29 में फिर आप 290 जोड़ोगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, 290 अगर जोड़ दिया हमने तो बन जाएगा 3,190, माइनस करो 2,500, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे आंसर नहीं, 690 रुपये बचा हुआ मेरे पास। और 690 में अगर तीसरे साल की बात करूं, थर्ड ईयर की बात करूंगा, तो आप बोलेंगे 690 और प्लस 69, तो ये आंसर तो नहीं मैच हो रहा ना। ये 759 मुझे पे करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो ये सवाल कहीं कुछ देखना पड़ेगा ध्यान से कुछ तो गड़बड़ी दिख रही है मुझे इस सवाल में, या फिर मैंने कुछ गड़बड़ तरीके से इसको कर रखा हूँ।
मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए, मैं इसको अभी आपके सामने कर दूंगा, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। अच्छा, हमसे मिस्टेक पता है कहाँ हुआ है? पहली हमने मिस्टेक कर रखा है। देखा आपने, पहला मिस्टेक हमारा यही है कि हमने यहाँ पे 4400 कर दिया है। पहले साल पे करने का मतलब मुझे वहाँ पे जो है ब्याज नहीं देना पड़ेगा, तो ये मेरा मिस्टेक था। और ये मेरा मिस्टेक जो है पूरा जो है लेन देन उल्टा पुल्टा कर दिया। जैसे फर्स्ट ईयर आपने क्या करा है, 400 रुपये इंटरेस्ट अगर आपको लगेगा, तो मैं ये मान के चलता हूँ मेरे भाई कि 4000 में से आपने फर्स्ट ईयर में कितना दिया था? आप बोलेंगे 1500 रुपया। 1500 रुपये आपने दे दिया, 1500 रुपया आपने दे दिया, और अगले साल कितना दिया? 2500 रुपया। यानी कि 1500 और 2500 कितना हो गया? 4000। यानी कि 4000 का आपने 4000 तो पेड कर दिया, बचा कितना? जो ब्याज लगेगा वही आपको चुकाने पड़ेंगे। यानी फर्स्ट ईयर का 1500 देकर कितना बचेगा? तो अगर 4000 का मैं निकालूं 10%, तो आप पाएंगे वो कितना बन जाएगा? 400 रुपया। ये जो ब्याज है 400 रुपया लगेगा, और इसमें क्या किया आपने? 1500 रुपया आपने दे दिया, यानी कि 2500 बचा हुआ है। अब इस 2500 का जो 10% होगा, वो बोलेंगे आप कितना लगेगा? 250 रुपया। और अगले साल क्या किया आपने? इस 2500 रुपये को चुका दिया। यानी कि ये तो आपका पूरा क्लियर हो गया। जो बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है कि ये 400 रुपया और 250 रुपया, यानी कि 650 रुपया बचा हुआ है, और ये मुझे थर्ड में पे करना पड़ेगा। ये सवाल देखने में आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपसे कह रहा है कि पहले और दूसरे वर्ष के अंत में ही चुकाने की बात कर रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि 1 साल बीतने के बाद, लेकिन जैसे ही ऋण लेता है उसी वक्त चुकाने की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो बात यहाँ पे? तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि पहला साल जो आप ब्याज लगाएंगे तो कितना लगेगा? 400 रुपया लगेगा। 1500 आपने दे दिया तो बच्चे का 2500, फिर आपने क्या करेंगे? 250 रुपये ब्याज लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 650 रुपये, और ये इसका क्या हो जाएगा? ब्याज। और ये आपको पे करना पड़ेगा थर्ड ईयर के अंत में। ठीक है, एक मिश्रण में क्या करते हैं कि द्रव ए और बी क्रमशः 5:3 के अनुपात में है। ए और बी की हम बात करेंगे जो कि 5:3 के अनुपात में है, तो द्रव बी की 3 लीटर मात्रा इनमें मिला दी जाए। ठीक है, तो द्रव ए और बी के अनुपात जो होता है वो 7:6 हो जाता है। ये 7:6 हो जाता है। आपसे कह रहा है कि बी की मात्रा को हमने मिलाया है, इसका मतलब ए को हमें सेम करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं ऊपर 7 से मल्टीप्लाई और नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करें, मेरा काम हो जाएगा। बताइए, यानी कि 7×5 = 35 और 7×3 = 21। ये बन जाएगा आपका 7×5 = 35 और 6×5 = 30। आपने देखा यहाँ पे 9 का मिश्रण है, 9, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कितना है? 3। तो आपसे कह रहा है कि मिश्रण में द्रव ए की मात्रा आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम बोलें कि जो 3 है वो 9 के बराबर है, तो मुझे निकालना है 35 की वैल्यू। तो आप पाएंगे 3×3 यानी कि 11 इंटीजर 2/3 लीटर। और ये जो है इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे आता है। नंबर 5 आपका क्या बोलता है? 1500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ है जिसमें अनिल और बिलाल 2 लोग हैं। एक ही बिंदु से एक ही समय पर जो है क्रमशः दिस और दिस के स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। अगर वह एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो पहली बार दोबारा कब मिलेंगे आपको बताना है। तो अगर मैं देखूं टाइम टू मीट कब हो रहा है, तो डिस्टेंस आपके सामने है 1500 मीटर, और चूंकि ये एक ही दिशा में अगर दौड़ रहे हैं तो जो स्पीड होगा इन दोनों का अंतर के बराबर। यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। इसी को हम बोलते हैं 5 मीटर पर सेकंड। क्योंकि अगर ये मीटर है तो मुझे मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि मीटर से मीटर कट जाए, और 5 से काटोगे 300 बार में, यानी आप पाएंगे कि 300 सेकंड के बाद इनकी मुलाकात क्या हो जाएगी? आसानी से हो जाएगी। इस भाई ने ऑप्शन नंबर 1 चूज करा है। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इतने आसान सवालों को तुम इतना जल्दी गलत कर देते हो, तुम्हारा रैंक बहुत जाएगा पीछे। नंबर 6 पे आता है। नंबर 6 क्या बोलता है? शैलजा जो है वो कॉस्मेटिक उत्पाद की बिक्री पर ग्राहक को 10% की छूट देती है और फिर 20% का लाभ अर्जित करती है। ठीक है, यदि कॉस्मेटिक उत्पाद का जो क्रय मूल्य है 450 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? यानी कि 450 रुपये जो है 20% का लाभ नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल में क्रय मूल्य है। मतलब 20% अगर लाभ कमाएंगे तो 100 की वस्तु को हम सेल करेंगे 120 में। फिर याद आया कि अरे भैया ये तो हमने 10% डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू है, मतलब ये 90 की वैल्यू है, मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। अब ये बन जाएगा मेरे भाई मार्क प्राइस जो मुझे चाहिए होगा। बताइए, तो यहाँ से 100 पूरा पूरा कट जाएगा और 9 से 5 बार में कट जाएगा, यानी 12×5 = 60, यानी कि 600 रुपये क्या हो जाएगा इसका? मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य हो जाएगा। नंबर 7 पे आते हैं। समिता की आय का 65% भैरव के आय के 91 के बराबर है। अगर हम समिता की बात करें तो 65% ऑफ समिता इज इक्वल टू 91% ऑफ भैरव।
ठीक है। यदि समिता की आय उसकी वर्तमान आय से 1500 रुपये अधिक होती और भैरव की आय उसकी वर्तमान आय से 500 रुपये अधिक होती, दोनों ही अधिक वाला केस है, मतलब मैं कहूँगा इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 1500 माइनस 500 यानी कि दोनों का जो अंतर है वो जो है वो 1000 रुपये का है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा मन में हमेशा। तो शमिता और भैरव की जो आय का अनुपात है वो 3:2 हो जाता, 3:2 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो कुछ अलग तरह के सवाल दिख रहे हैं यहाँ पे। तो 3:2 हो जाता, तो आपसे कह रहा है कि समिता और भैरव की जो वास्तविक आय है, संयुक्त आय बतानी है आपको। ठीक है, आसान सवाल है, मुश्किल तो है नहीं। तो 13×5 65 और 13×7 91, यानी मैं कह सकता हूँ कि एस और बी का जो अनुपात आ गया वो 7:5 आ गया। हमने इसको 7x और 5x मान लिया। क्यों माना हमने, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर 7x में आपसे बोला कि 1500 रुपये ज़्यादा होता और 5x में अगर 500 रुपये ज़्यादा होता तो इन दोनों के जो अनुपात होते वो 3:2 होता। यही कह रहा है मेरे भाई। संयुक्त अनुपात, संयुक्त जो है वो रेशियो निकालना है, संयुक्त जो है आय निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 7 5 12x, यही जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं बोलूँगा इन दोनों का अंतर निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तब देखेंगे 7 दूना 14 और 5 तिया 15, यानी कि x की वैल्यू आने वाली है 15 दूना 30 और 5 तिया 15, यानी कि 1500 रुपये। x की वैल्यू कितनी आएगी, 1500 रुपये। यानी अगर 12x की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे 12 गुना 1500, यानी कि जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 18,000। दोनों ही मिल करके 18,000 रुपये कमाते हैं, दोनों लोग मिल करके 18,000 रुपये कमा लेते हैं। ठीक है, इतनी महंगाई में इतने कम कमाते हैं दोनों लोग मिल के, तो बड़ा मुश्किल से गुजारा होगा इनका। एक त्रिभुज का 3 कोण ये है, ये है और ये है, तो आपसे करेंगे वाई की वैल्यू क्या होगी, तीनों का सम 180 कर लीजिए, तो आप पाएंगे 2 और 5 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई, और माइनस कर लो यहाँ पे 40 प्लस में और ये माइनस में, यानी कि -20 और -80, यानी कि -100 इज इक्वल टू 180, यानी कि वाई की वैल्यू आ जाएगी 280/10, यानी कि 28 डिग्री, और यही सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। उस समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, इसकी भुजा कितनी है, 12। याद रखिएगा जब भुजा तुम्हारा 2 होता है तो उस केस में जो एरिया होता है वो कितना होता है, 2√3 होता है। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर ये भैया 2 के बदले 12 है, यानी कि 6 गुना है, तो एरिया जो हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 36√3। ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप फास्टली कर पाएंगे, दिमाग में कर पाएंगे बिना किसी फार्मूला इस्तेमाल किए हुए। हमने कैसे किया, अगर आपको इतना दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ लगा लीजिए एरिया का फार्मूला, यानी कि √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर आप कर लीजिए, ये अप्लाई कर लीजिए, यही वैल्यू आएगा 36√3। आगे बढ़ते, आपसे कह रहे हैं कि मासिक खर्च ज्ञात कीजिए कि मासिक खर्च कितना होगा, आपको चेकआउट करना है। ठीक है, ठीक है। पीयूष ने आवास पर किए गए खर्च की तुलना में, यहाँ पे कह रहा है पीयूष की कहानी है कि ये पीयूष जो है आवास पर खर्च किए गए खर्च की तुलना में शिक्षा पे जो है 3,780 रुपये अधिक खर्च किए। तो आवास की दर है, हाउसिंग है 20% और शिक्षा है मेरे भाई 30%, यानी कि आप बोलेंगे जो अधिक है वो 10% है, और इसकी वैल्यू कितनी है 3780। तो आपसे कह रहे उसका मासिक खर्च निकाली, तो मासिक खर्च, ये पूरा मासिक खर्च ही तो है, यानी कि 100% के लिए 1 जीरो, तो यहाँ भी लगा लीजिए 1 जीरो, और यही सवाल का आंसर आपका हो जाएगा 37,800 रुपये। इस सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक कैमरे का जो अंकित मूल्य है वो 28,500 है। आपसे कह रहा है कि 12% अगर छूट मिला तो आप बता दीजिए कि विक्रय मूल्य क्या होगा। 28,500, आपने बोला कि 100 रुपये के वस्तु को हम 88 में ही सेल करेंगे क्योंकि 12% हम डिस्काउंट देंगे, तो ये तुम गुना भाग करना है, इस बार में कुछ है ही नहीं, 2 जीरो काट के हटाओ। ठीक है, ठीक है भैया, तो देखो जरा कैसे हम गुना करेंगे। तो मैं 88 से गुना करूंगा, 88 गुना 5 करो, 8×5 40, 8×5 40 यानी कि 440, यानी कि जीरो हो गया, कैरी हो गया 44। ठीक है, गुना करना सीखो। फिर 88 को तुम 8 से करो, 88 को तुम 8 से करो, तो कैसे कर पाओगे, अगर मैं यहाँ से 8 कॉमन निकाल लूँ, देखना जरा, अगर मैं मन में कैसे करूँगा, अगर मैं इसको 8 इंटू 11 लिखूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो 8 गुना 8 64, और 64 गुना 11 कितना हो जाएगा, यानी कि 640, और प्लस 64 यानी कि 504। समझ गए बात, कितना फास्ट किया हमने। 504 प्लस 44 कितना हो जाएगा 548, यानी कैरी कितना हो जाएगा भैया 548 में से 54 तुम्हारा कैरी बच गया। 88 गुना 2 कितना हो जाएगा 176 प्लस 54 यानी कि 286। मैंने कुछ मिस्टेक करी है क्या, सॉरी, ये जो है 74 हो जाएगा ना, 74, चूंकि 704 हो जाएगा, 504 नहीं बल्कि 748 था ना। अरे यार, मैं खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ।
ठीक है, मैंने क्या किया था देखो यहाँ पे 44 पहले कैरी था, 88 को मैंने 8 से गुणा किया तो बन गया 704। 44 कैरी यानी कि 748, तो कैरी कितना बन गया 74। 88 गुना 2 यानी 176 प्लस 74 कितना हो जाएगा भैया 250। तो 25,080 जो इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स के लिए -1 के लिए तो मान निकालनी है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स को हम -1 रखें, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कुछ नहीं, -1 की वैल्यू आप रख दीजिए। देखते हैं कि यहाँ पे y जो है वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा। ये -1 यानी कि 10 में से 5 कम करो तो कितना बनेगा 5, और 2 इंटू एक्स वाई यानी कि -2 इंटू वाई और प्लस वाई, तो -2y और प्लस वाई यानी कि -y, कितना बचेगा 5 माइनस वाई। और नीचे आ जाओ, यहाँ x की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे -1 यानी कि ये जो वैल्यू आ रहा है -5 प्लस वाई, -5 प्लस वाई। अब देखो ऊपर नीचे जो है ना वो माइनस कॉमन लेने के बाद वो कट जाएगा, नहीं तुम अगर काटोगे ना नीचे वाले को ऊपर से तो -1 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 13 10 प्लस कॉट क्या होगा, ये तुम्हारा क्या है बेस, और ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई हाइपोटेनस। तो अगर परपेंडिकुलर की बात करो तो कितना बनेगा 3 के बराबर। ये आ जाओ भैया 4/5 और tan आ जाओ तो 3/5 यानी कि 4 3 7/5। अरे यार मेरा दिमाग अभी आजकल काम नहीं कर रहा है। कॉट का मतलब होता है b/p, यानी कि b कितना आ गया 4, और ये है तुम्हारा नीचे 3, प्लस इसका उल्टा करो 3/4, तो 16 और 9 कितना होता है तो आप बोलेंगे 25, और 4 तिया 12। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दिमाग में कुछ चल रही होती है तो वहाँ आपका दिमाग जा रहा होता है। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं जरा चेक कर लूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं आधे घंटे का वीडियो बना लिया और फिर देखा कि अरे यार ये तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, तो बड़ा अजीब लग रहा था। ठीक है, हाँ सही है, ठीक है आ जाइए। तो यहाँ बोलता है कि 19,500 में 2 वस्तुएं खरीदते हैं और फिर एक को 20% के हानि पे और दूसरे को 15% के लाभ पे सेल किया। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो लाभ पर बेची गई वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया सवाल है, मजेदार। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ किसी व्यक्ति ने 19,500 में 2 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, टोटल मूल्य आपका कितना है 19,500, इतने में खरीद लिया। उसने एक को जो है 20% के हानि पे और दूसरे को 15% के लाभ पे बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य अगर समान है तो लाभ पर बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ पर बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम एक काम करते हैं, जो लाभ पर बेचा हमने वस्तु उसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि हमको फाइनली x की वैल्यू निकालनी है। जो दूसरी वस्तु तुमने खरीदी थी वो 19,500 माइनस x में खरीदी होगी। समझ रहे हो बात, जिसको तुमने हानि पे सेल किया। बोलो, यानी इस x के वस्तु को हमने क्या किया 15% के लाभ पे सेल किया। तो ये जो वैल्यू हुई, ये जो हमारा SP मिला, ये दूसरे SP के बराबर हो जाएगा। कब? जब इस 19,500 माइनस x वाले वस्तु को हमने क्या किया कि 20% के हानि पे सेल किया, यानी कि 80 पे सेल किया। तो सवाल ये कह रहा है कि जो SP1 है वो SP2 के बराबर है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से मैं 200 यहाँ से ये काट सकता हूँ। ये देखोगे तो बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा कितना 16 5 80, 2 और ये 3 23 बार में। तो आप यहाँ पे देखेंगे 23x और ये -16 यानी कि आप पाएंगे 39x इज इक्वल टू 19500 इंटू 16। यानी अगर आप देखेंगे तो 39 से पूरा 500 बार में कट जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी 16 5 80 और 000, यानी कि 8,000 रुपये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके पास और भी तरीके हमारे पास है, जैसे अगर मान लो एक को तुमने 20% के हानि पे सेल किया, दूसरे को तुमने 15% के लाभ पे सेल किया, तो SP1 इज इक्वल टू SP2, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 20% हानि 20% हानि। तो यहाँ पे देखो, अगर जो मैं एवरेज SP1 मैं क्रय मूल्य की बात अगर मैं करूंगा, CP1 और CP2 की जो वैल्यू होगी, CP1 और CP2 का जो रेशियो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा?
तो यहाँ देखो 120 का 20% हानि का मतलब उसने 80 में सेल किया होगा, और लाभ पे सेल करने का मतलब उसने कितने में 115 में सेल किया होगा, 115 में सेल किया होगा, बोलिए ना। तो अगर यहाँ पे अंतर दोनों को काटेंगे तो बन जाएगा 16। यहाँ पे हमें उल्टा लिखना चाहिए था कि ये बराबर तब होगा जब 115 इधर और इधर चल जाएगा हमारा कितना 80 के बराबर। तो रेशियो कितना हो जाएगा 23:16, 23:16। अब ये जो वैल्यू है वो लाभ वाली वस्तु का कीमत मिल जाएगा मेरे को। तो मुझे निकालना है 16 की वैल्यू, इन दोनों का सम कितना है 39, मतलब मैं कह सकता हूँ 19,500 बटा 39, और मुझे निकालना है 16 की वैल्यू। अगर तुम काटोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 8,000 रुपया। सवाल आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 15 पे आते हैं कि इसमें सी के चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो किस वर्ष होता है। सी जो चावल है वो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस वर्ष होगा, तो आप बोलेंगे 2021 में। नंबर 16 पे आते हैं। 1488 को तुमने कह दिया कि एक्स वाई जेड में बांटना है, और रेशियो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एक्स वाई और वाई जेड है, तो यहाँ देखो वाई की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ जो वाई की वैल्यू कितनी है 7। तुम एक काम कर सकते हो, इसमें तुम क्या करो 7 से मल्टीप्लाई, और इसमें तुम क्या करो 5 से मल्टीप्लाई, जिससे कि तुम्हारा डायरेक्ट एक्स वाई जेड का वैल्यू तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 चौक 28 हो गया, और 7 पचे 35 हो गया। यहाँ देखो 7 पचे 35 तो हो रखा है पहले से, 7 पचे 30 भी हो गया, समझ गए। जेड का हिस्सा निकालना है, मैं क्या कर सकता हूँ देखो 1488 बटा ये बन जाएगा आपका 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 नवे 63, और 30 कितना हो जाएगा 93, इंटू मुझे निकालना है 30 की वैल्यू। यही तो बात है, यही तो बात है। 3 से काटो बन जाएगा 31, 31 से कटना पड़ेगा इसको, यानी कि 31 गुणा 4 करो तो 124, 24 8 यानी कि 248, यानी कि 8 बार में कट जाएगा। तो 480 जो है इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। इस व्यंजक को सरल करना है कि व्यंजक का सरल करने पे कितना वैल्यू आएगा। कुछ ना समझ आए वैल्यू पुटिंग कर देना, कुछ भी ना समझ आए तो वैल्यू पुटिंग, ठीक है। मैं वही कर देता हूँ, फास्ट हो जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, बी को 0 कर देता हूँ, तो बी को मैंने 0 कर दिया, तो बी 0, तो ये ए अपॉन ए का मतलब 1 हो गया, और डिवाइड करना है क्या है ए स्क्वायर, और नीचे भी बनेगा ए स्क्वायर, यानी कि फिर से 1, तो 1 को डिवाइड किया 1 से, आंसर क्या आ गया 1। समझ गए, देख रहे कितना आसान बन गया तुम्हारा सवाल। तो वैल्यू पुटिंग से सवाल तुम्हारे बहुत आसान हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 18 पे आते हैं। दो वृत्त जो है एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, इनकी त्रिज्याएं 3 और 4 सेंटीमीटर है। तो 4 cm त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई क्या होगी। ये बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये देखो जरा, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, उसके लिए मैं जरा सा ऑटोमेटिक से ऑन कर लिया मैंने। अब ये देखो सर्कल हो गया। अभी तुमसे ये कह रहा है, मान लो इसका सेंटर तुम्हारा ये वाला है, कौन सा, इसका सेंटर मान लिया हमने कि ये पॉइंट जो इसका सेंटर है, इसका जो ये वाला पार्ट होगा ये पूरा रेडियस कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एक का 3 है दूसरे का 4 है। आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, तो हम एक काम करते हैं ना कि एक आंतरिक रूप से एक सर्कल का निर्माण हम लोग कर देते हैं, ठीक है। आंतरिक रूप से हम सर्कल का निर्माण कर देते हैं। अभी तो कितना घटिया बन गया, तो मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ एक बार, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। ये अच्छा बना है, ठीक है। ये आंतरिक स्पर्श कर दिया हमने। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो सेंटर कहीं होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3, और ये पूरा 4 है, तो मैं कहूँगा यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 1 के बराबर। कितनी होगी भैया, तो आप बोलेंगे 1 के बराबर, ये 1 के बराबर होगा। अब यहाँ से ये कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 3 के बराबर, चूंकि रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल। तो ये कितना हो जाएगा 2, यही समझना था आपको। 2 समझ गए, ओके ओके। अब ये जो पॉइंट है ना, ये सेंटर है बिगर सर्कल का, और ये जो पॉइंट है ये सेंटर है स्मॉलर सर्कल का, समझ गए। आपसे कह रहा है कि 4 cm त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई क्या होगी। अब ये 4 cm वाला बाहर वाला, इसकी लंबी जीवा कौन सी होगी, जो बिल्कुल यहाँ से सट के इससे सट के बिल्कुल जीवा ड्रॉ करी जाए। अगर इससे हम ऊपर करेंगे तो कट कर देगा, नीचे करेंगे तो छोटी हो जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम जीवा की लंबाई आपको दे देगा।
इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको निकालने के लिए मैं ज़रा देखो, पहले हम यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं, कितना होगा उसका डबल कर देंगे, ठीक है, उसको हम डबल कर देंगे। तो ये सेंटर ऑफ बिगर सर्कल था, मैं इस पॉइंट से इस सेंटर को मिलाता हूँ, तो क्या ये रेडियस ऑफ बिगर सर्कल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर। अगर ये 4 के बराबर है और ये नीचे वाला 2 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। अगर मैं इसको ए बी बोल दूं पूरा को, तो ए ओ की लंबाई कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, यानी कि 16 माइनस 4 यानी कि अंडर रूट 12, यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 2 रूट 3 हम लोग कह सकते हैं, 2 रूट 3 हम लोग कह सकते हैं। अब मुझे अगर ए बी निकालना पड़ेगा तो इस 2 रूट 3 का डबल यानी कि 4 रूट 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19 पे आते हैं। आर प्रकार के मोटरसाइकिलों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्त आलेख द्वारा दर्शाता है। तो 2020 में मोटरसाइकिलों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ 20 की बात करें तो 20 में देखेंगे 50 मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ है, आर वाले कंपनी की यहाँ बात हो रही है, आर प्रकार के। तो अगर हम सबको जोड़ दें तो कितना होगा बताओ जरा, सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 65 और 35 तो 100 होता है, 102 और 50 152, 60 70 80, यानी मैं कहूँगा 50 मोटरसाइकिल बना है 180 में से, किस वर्ष, 2020 में। अगर मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अगर तुम देखोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 100 डिग्री इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। मुश्किल था क्या, बिल्कुल नहीं। इस व्यंजक को सरल कीजिए। ये सवाल कितनी बार आया होगा एग्जाम हॉल में मुझे भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो भाई ने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। कुछ ना समझे तो वैल्यू पुटिंग कर देंगे, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो मान लिया अगर हमने इसको रूट के अंदर ही ऊपर नीचे हमने रेशनलाइज कर दिया, तो यहाँ पे गुना कर देते हैं 1 प्लस कॉस पी और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस पी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ बनेगा कितना, 1 प्लस कॉस पी का होल स्क्वायर, यानी कि बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस पी, रूट के बाहर आएगा तो 1 प्लस कॉस पी हो गया, चूंकि होल स्क्वायर से हमने एक को बाहर निकाल लिया, बटा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर पे यानी कि साइन स्क्वायर पे, बाहर आएगा तो सिर्फ ए बन जाएगा साइन पी, एक बार बनेगा साइन पी, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 अपन साइन पी का मतलब हो जाएगा भैया कॉसेक पी, और कॉस अपन साइन का मतलब हो जाएगा कॉट पी। इतना आसान सवाल अगर तुम छोड़ के आओगे एग्जाम हॉल में तो तुम्हारा रैंक कितना पीछे जाएगा, तुम जरा सोच लो। दुकानदार जो अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य 15% का डिस्काउंट देता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 19,040 रुपया है तो छूट कितनी होगी आपको बतानी है। तो ये जो वैल्यू है वो विक्रय मूल्य की वैल्यू है, यानी कि जो वैल्यू है वो 85 की वैल्यू है। अगर मैं 100 से गुना करूंगा तो ये मार्क प्राइस निकल जाएगा, लेकिन मुझे क्या निकालनी है, छूट। छूट कितना था, 15 रुपया। छूट कितना था, तो आप बोलेंगे 15 रुपया, ठीक है। तो आप जरा देखो, ये 3 से कटेगा और ये आपका 17 से, ठीक है। 17 3 0 100, फिर कैसे कटेगा ये, 2 0 ना, फिर 3 4, हाँ कट रहा है इस तरह से, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 17 एकम 17, 2 0 यानी कि 17 एकम 17, 3 4 दूना 34 और 0 11 तिया 3360 रुपये क्या होगा, इसका डिस्काउंट जो है वो दिया गया है इस वस्तु पे। आगे बढ़ते हैं और 22 पे आते हैं। 4 cm त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 4 cm ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार में ढाला गया, तो शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी बतानी है आपको, ठीक है। गोले को पिघलाया गया और फिर यहाँ पे एक शंकु को बना दिया गया, तो आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो ये वॉल्यूम क्या होगा, सेम हो जाएगा, यानी कि 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो गोले का आर कितना है, तो आप बोलेंगे 4, तो 4 का क्यूब यानी कि 64। बोलिए, ये जो बराबर हो जाएगा वो ठोस शंकु के वॉल्यूम के बराबर, यानी कि आप बोलेंगे 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच। आर मुझे निकालना है, एच की वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर। गलत है क्या, पाई और 3 से पाई और 3 काट लो, 4 से तुम काटोगे तो ये 4 कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 तो आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। मुश्किल था क्या, इस भाई ने देखो ऑप्शन नंबर 2 चूज करा है।
अब मैं इस भाई को क्या ही बोलूँ, पता नहीं भाई है कि बहन है। 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को, तो पहले तुमने कह दिया कि 3 पुरुष बोलो चाहे 5 महिलाएं बोलो, बात तो सेम है। यानी कि एम और एफ का जो रेशियो है वो 5:3 है, ये पहले से आपको मालूम है। काम को 57 दिन में कर सकते हैं, तो 9 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने वक्त में करेंगे? तो 57 दिन में पूरा करने के लिए आप किसी एक को उठा लो। 3 महिला का मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी 3 मेल का मतलब हो जाएगा 3 पचे 15, बोलिए, इज इक्वल टू, आपसे कह रहा है कि 9 पुरुष यानी कि 9 पचे 45 प्लस 4 महिलाएं यानी कि 5 चौका 20, कितना टाइम लगाएंगे? तो नंबर ऑफ डेज को हम डी मान लेते हैं। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 65। 4 महिलाएं यानी कि 3 चौका 12 होगा, ये मेरा मिस्टेक था, ये 12 लिखना चाहिए था मेरे को। 45 प्लस 12, ठीक है। तो ये देखो पूरा 57 से 57 कट जाएगा, यानी डी की वैल्यू आ चुकी है 15 दिन। 15 दिन में काम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। 34 पे आता है। ये त्रिभुज जो है वो कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी अगर 5 के बराबर है, बी अगर 40 है, ए, तो कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरा देखो। पहला 2 पॉइंट इसके पहले 2 पॉइंट के बराबर, यानी कि जो ए बी की लंबाई होगी वो एफ डी के बराबर, ठीक। वैसे ही आखिरी का 2 पॉइंट यानी कि बी सी जो होगा वो डी ई के बराबर होगा, और फर्स्ट और आखिरी जो पॉइंट होगा वो इसके फर्स्ट और आखिरी यानी कि एफ ई के बराबर होगा, ठीक है। ओके, और भी चीजें हैं, जैसे ए जो है पहला पॉइंट, अगर एंगल की बात करें तो एंगल ए जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा, और एंगल जो बी होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, और एंगल जो सी होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, ठीक है। अब जरा यहाँ से देखोगे ध्यान से तो तुम पाओगे कि एंगल बी अगर 40 है तो डी भी कितना हो जाएगा? 40। अगर ए 80 है तो एफ भी कितना हो जाएगा? 80। तो 8 4 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 के बराबर, ऑटोमेटिक है, ठीक है। अगर ए बी की लंबाई 5 है तो एफ डी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 5 के बराबर। अब इन दोनों के बारे में मुझे लंबाई का तो नहीं पता, समझ के बाद इन दोनों में लंबाई का मतलब मुझे नहीं पता, यानी यहाँ पे सब देखो 5 5 5 दे रखा है, मतलब इसमें कौन सा पॉसिबिलिटी है? ए बी और एफ डी बोलो चाहे डी एफ बोलो, तो ये दोनों डी ई है, काट के हटाओ, डी एफ है डी एफ है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है। अब एंगल ई और एफ में से कौन सा 60 है, जरा चेक कर लो। तो एंगल एफ तुम्हारा 60 नहीं बल्कि 80 है, और एंगल ई जो है वो 60 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये सवाल 5 सेकंड का है, लेकिन हमने समझाने के लिए थोड़ा टाइम लिया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, और ये सवाल दोबारा अगर आप करें तो फिर आप टाइम ना लगाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और आखिरी सवाल तो उम्मीद से भी आसान है। अगर हम फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, हम फोर्थ को एक्स मान लेंगे कि सवाल में दम है क्या। इन दोनों को देखो, 3 और 4 का रेशियो है, तो फिर इन दोनों में भी 3 और 4 का रेशियो, तो 4 3 12, तो 4 चौका 16, यानी कि एक्स की वैल्यू 16 के बराबर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा सवाल, और ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि आपकी आखिरी वीडियो होगी इस सीरीज की। थैंक यू सो मच गाइस।